Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are alright, and today we are going to start off with the sample paper number 1 of class 9 science. Alright, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के लिए सैम्पल पेपर, ठीक है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सैम्पल पेपर्स करेंगे सो दैट हमें क्वेश्चंस का पता लग जाए कि किस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल होने वाला है या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एक तरह से सोर्स आपके लिए है कि परफेक्ट सोर्स जिसको आप बोल सकते हो कि सैम्पल पेपर्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 इसलिए मेंशन है क्योंकि हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ क्लास 10th के लिए कर रहे थे, अब हम क्लास 9th के सैम्पल पेपर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो बिकॉज ये सैम्पल पेपर नंबर 1 है, सो मैं आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ एग्ज़ाम में जो भी रहने वाली हैं, और आपको जो सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। दैट इज़ की अलाउड टाइम यहाँ पर 3 आवर्स है, ठीक है। और आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस सैम्पल पेपर के लिंक दे दूंगी, तो आप ना ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाती है तो ज़रूर करना, अदरवाइज अगर मैं यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन आएगा तो पॉज करके वीडियो खुद से आंसर प्रैक्टिस करना, खुद से आंसर बताने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें आपकी। सो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स का आप क्वेश्चन पेपर है, और अभी मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम 4, 5, 6 जितने भी प्रैक्टिस करेंगे सैम्पल पेपर, सो हर एक में मैं ये वाली इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं करूँगी। ऑलराइट, तो ये एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट हर एक पेपर के लिए सेम ही रहती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस है और 5 सेक्शंस है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी। अब देखो ऐसा क्यों मेंशन रहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बिकॉज देखो अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क का आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स है मान लो, ठीक है। अब मान लो कि आपसे पूछ लिया गया कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और आपसे जो है टाइप्स ऑफ मैटर पूछ लिए, जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया आपका, लेकिन अब लेट्स सपोज कि आपको जो है प्रॉपर्टीज नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन हम किस किस बेसिस पे करते हैं या फिर कितनी क्लासिफिकेशन है। तो जितना आपको आता है उतना ज़रूर लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे एक पार्ट तो आता ही नहीं तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ दूँ, नहीं, जितना लिखोगे उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने 3 सब पार्ट्स में से 2 कर दिए, एक पहला और ये लास्ट वाला, सो आपको 3 मार्क्स ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे अगर आपको छोड़ दोगे, लेकिन हो सकता है कि 2 मार्क मिल जाए, 1.5 मिल जाए, 2.5 मिल जाए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके, सो इंटरनल चॉइसेस भी होती हैं आपके क्वेश्चंस में, जैसे और करके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे, अभी हम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो जैसे सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 मेंशन्ड है और यहाँ लिख रखा है और, ठीक है। और यहाँ आप देखो और कोई क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये 22nd क्वेश्चन है, यानी कि 21st क्वेश्चन के ही ये और करके, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है 21st का ही, ये 2 चॉइसेस है, या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये वाला, एक ही करना है, ठीक है। और मीन्स या ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। सो ये इंटरनल चॉइसेस बोलते हैं इनको, इनका ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए में, और एक, अब सिंपल सी बात है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू बहुत आसानी से हम कर सकते हैं साइंस के। सो 1 नंबर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए में रहेगा, ठीक है।
वहीं पर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है और वो 2 मार्क्स के हैं आंसर्स। अब यहाँ आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 30 to 50 वर्ड्स में आपको जो है सेक्शन बी के आंसर देने हैं, ठीक है। अब वर्ड लिमिट जो है 50 से एक्सीड आप मत करना तो ही फायदा रहेगा, ज्यादा वर्ड लिमिट से ज्यादा अगर आप लिख दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो 2 मार्क ही मिलने वाले, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकते, दैट इज वाई। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 मार्क मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ जो वर्ड लिमिट है वो है 50 to 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट, यानी कि मैक्सिमम जो आप अपना आंसर लिख सकते हो वो है 80 वर्ड्स। उससे ज्यादा अगर आप लिमिट एक्सीड करोगे, अगेन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू। सेक्शन डी में क्या है, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के, और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो है 80 से 120 वर्ड्स की, 120 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट है, ठीक है। सेक्शन ई, हमने देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने हैं, 5 सेक्शन है। सो जो लास्ट फाइनल सेक्शन है ई, वहां पर केस बेस्ड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट्स आपको मिल जाएंगी, 4 मार्क ईच विद सब पार्ट्स, यानी कि जैसे मैथ्स में देखते हैं ना हम केस स्टडी क्वेश्चन, ऐसे ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन ए, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन ए जल्दी से ट्राई करेंगे, सभी वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर ट्राई करेंगे, और जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना मत भूलना, और ऑप्शन आपको ऐसे मेंशन करने हैं, 1 का लेट्स सपोज सी है तो सी, 2 का ए है तो ए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर मेंशन करने हैं, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली मेंशन मत करना, ठीक है। यस, हो गया ट्राई, ऑलराइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एलिमेंट पूछा गया है, कंपाउंड पूछा है, मिक्सचर पूछा है, लिक्विड एलिमेंट पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है एक तरह से, तो ध्यान से देखो। एलिमेंट हमें पता है कि एक सिंगल एंटिटी जो होती है वही एलिमेंट होगी। सो यहाँ पर एलिमेंट शुगर होगा, मरकरी, सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर गोल्ड, या फिर मरकरी। तो इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर मैं वाटर की बात करूं, मान लो लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, और मैं H और O की बात कर रही हूं, तो यहाँ पर H2O जो कि H और O से बना है, ये हो जाएगा कंपाउंड। और अगर मैं H और O की अलग अलग से बात करूं, तो ये दोनों अलग अलग हैं एलिमेंट, ठीक है। सो कंपाउंड और एलिमेंट में ये डिफरेंस रहता है, एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके बनाते हैं क्या, कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो अब आई होप आप सभी के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। सो एक बार ही हम एक काम करते हैं कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो हमें कॉलम बी दे रखा है, कॉलम बी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हर एक के, वो हम लिख लेते हैं। सो शुगर है, शुगर का फॉर्मूला बताओ। यस, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, केन शुगर, ठीक है। सो ये होता है शुगर का फॉर्मूला। उसके बाद मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट कैसे बिहेव करेगा, सॉल्ट, अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं, सो यहां हम सॉल्ट सोल्यूशन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्ट सोल्यूशन में मुझे ये बताओ कि सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। यस, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। हमें पता है कि जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्वेंट। सो सिंपल, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। अब ये बताओ मुझे, सॉल्ट कितना डालते हो, 1 चम्मच या 2 चम्मच मैक्सिमम, सॉल्ट सोल्यूशन है ना। सो क्या करोगे, मैक्सिमम 1 या 2 चम्मच डाल दोगे 1 ग्लास पानी में, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं डालते हो। लेकिन वाटर, वही मैंने बोल दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर।
सो पानी हम इतना सारा ले रहे हैं और सॉल्ट इतना कम लेते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, इसका रिवर्स तो नहीं करते ना, मतलब पूरे ग्लास में नमक नहीं डालते या 1-2 चम्मच हम पानी नहीं डालते। दैट मीन कि जो कम अमाउंट में है जो कि है सॉल्ट, दैट इज सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्ड, गोल्ड अगेन Au। अब हमें यहाँ से ये तो समझ आ गया कि हमारे पास जो गोल्ड और मरकरी है ये है तो एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल आ रहा है यानी कि ये क्या है, एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट का तो एक ही ऑप्शन है। अब हम क्या करें, ध्यान से देखो, एक बार एलिमेंट गिवन है और एक बार गिवन है लिक्विड एलिमेंट। सो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और मरकरी में से लिक्विड एलिमेंट कौन सा है और सॉलिड या फिर गैसियस हो सकता है। सो लिक्विड एलिमेंट आपको मेंशन करना है स्पेसिफिकली। सो ये मैं आपको बता देती हूँ, मरकरी क्या होता है, लिक्विड एलिमेंट, और यहाँ फिर गोल्ड आ जाएगा एलिमेंट्स के कैटेगरी में। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है 3-3 एटम्स इन्वॉल्व है, वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। एंड मिक्सचर क्या है, ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर हुआ, सो दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन। सो अब यहाँ मैचिंग कर लेंगे, एलिमेंट है गोल्ड, 1 का D, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, 1 का D, 2 का A, 3 का C एंड 4 का B। ऑलराइट, समझ आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यस जल्दी से ट्राई करेंगे सभी। ऑलराइट, अब यहाँ पूछा है कि प्लांट्स की सेल वॉल का जो मटेरियल है, सबसे ज्यादा अबंडेंट जो प्लांट की सेल वॉल में जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। सो मुझे इसके लिए आप पहले कंपोजिशन बताओ। हम जब मेनली प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ते हैं सो वहाँ हम एक टर्म पढ़ते हैं सेल्यूलोज की, है ना, यानी कि जो मेन सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो मटेरियल है दैट इज सेल्यूलोज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट मतलब आपको सीधा याद करना पड़ेगा, एज सच कुछ आपको यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज area under VT graph represents a physical quantity which has the unit। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो VT ग्राफ होता है, लेट्स सपोज दिस इज द VT ग्राफ, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब इसके अंडर का अगर मैं एरिया, इसके अंडर के एरिया की अगर मैं बात करूंगी, ये जो एरिया है सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो फिजिकल क्वांटिटी बतानी है और उसकी यूनिट आपको बतानी है। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, एरिया अंडर VT ग्राफ शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को। और अगर मैं यहाँ स्लोप की बात करूँ, यानी कि जो स्लोप है VT ग्राफ का वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। सो स्लोप और एरिया में डिफरेंस होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी मीटर। समझ आया सभी को? यस, ऑलराइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। ऑलराइट, सो यहाँ ये आपका ग्राफ आई होप आपको समझ आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। ऑलराइट, पहले मुझे आप सभी यही बता दो कि मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, और यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, एक मैं बात कर रही हूं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की और एक मैं बात कर रही हूं डिस्टेंस की। सो बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, ये कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई होप आप सभी आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल हस्बेंड्री किस चीज के, साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है, ठीक है। सो आई होप आपने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है। सो यहाँ क्या बताती है हमें एनिमल हस्बेंड्री? ऑलराइट, एनिमल ब्रीडिंग,
एनिमल ब्रीडिंग, यस ऑफ कोर्स, वहाँ हम पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। लाइव स्टॉक जो होता है हमारा, लाइफ स्टॉक क्या होता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हमें अपना सोर्स मिलता है, एक तरह से हम कह सकते हैं फूड का सोर्स है या फिर टेक्सटाइल्स का सोर्स है। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं दैट इज लाइफ स्टॉक, ठीक है। सो कल्चर ऑफ एनिमल्स, सो एज सच तो कुछ नहीं होता। एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनिमल्स की कल्चर की नहीं होती। एनिमल लाइफ स्टॉक, यस, हम क्या है लाइफ स्टॉक को मेंटेन करते हैं, केटल्स को मेंटेन करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। देन रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो ये सभी हमारा जो एनिमल ब्रीडिंग है, एनिमल लाइफ स्टॉक है और रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये आ जाएंगे हमारे एनिमल हस्बेंड्री के साइंटिफिक मैनेजमेंट में। दैट मीन 1, 3 and 4 is the correct answer. 1, 3 and 4. Option number C is the right answer. Yes. Now moving on to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्लांट्स का सर्वाइवल होता है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ आपको। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है, देखो यहाँ पर गिवन है कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स है उनका सर्वाइवल पॉसिबल कैसे हुआ, यानी कि जो प्लांट्स है वो पहले टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में नहीं रहते, इसीलिए क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो पहले की अगर मैं बात करूँ, सो जो प्लांट्स हैं वो मेनली प्रेफर करते थे एक्वेटिक इन्वायरमेंट को। अब एक्वेटिक में क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है वाटर, ठीक है। सो जो प्लांट्स हैं उनको वाटर अवेलेबिलिटी मतलब साइड में ही मतलब साथ में ही जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग में ही वाटर की अवेलेबिलिटी परफेक्ट ही मिल जाता था पानी, ठीक है। यानी कि पहले जो ये प्लांट्स है उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते थे, ठीक है। और कंडक्टिंग टिश्यूज, अब मुझे ये बताओ कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होता है। देखो कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब है कि जो टिश्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं जाइलम और फ्लोएम की बात करूं, तो जाइलम क्या करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम क्या करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो टिश्यूज जाइलम है जैसे फ्लोएम है ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, फूड की। सो ये जो है बहुत नेसेसरी है। लेकिन पहले जो हमारे इवोल्यूशन से पहले की मैं बात करूं, सो प्लांट्स इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे। अब प्लांट्स इवॉल्व नहीं थे तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि प्लांट्स के पास जो है कंडक्टिंग टिश्यूज भी नहीं होते थे। कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते थे यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था, इसीलिए उनको रहना पड़ता था कहाँ पर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। लेकिन अब हमें पता है कि प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ हमें वाटर में नहीं मिलते, हमारी घर की बालकनी में मिलते हैं, हमारी छत पे भी मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं ना। सो ऐसा पॉसिबल क्यों है, बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, यस। अब ये भी पढ़ लेते हैं, एपिकल मेरिस्टम, पेरेन्काइमेटस टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ पर आपको दे रखे हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के मतलब टाइप दे रखे हैं। सो अब ये बताओ मुझे कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का रोल क्या होता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना। सो क्या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, सो द आंसर इज यस। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें ऑफ कोर्स ग्रोथ होती है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं होती। सो एज सच अगर आप देखोगे आपको नहीं पता कि कंडक्टिंग टिश्यू आंसर है या नहीं है, सो भी आपको डायरेक्टली ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में तो पर्टिकुलरली पता लग रहा है कि जो टिश्यू है यहाँ पर पेरेन्काइमेटस टिश्यू या मेरिस्टम है, सो इनका कुछ खास ऐसा रोल नहीं है जो डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन एक्वेटिक एंड योर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऑलराइट, the structure which forms a barrier between the protoplasm of the cell and its external environment in an animal cell is particularly mentioned है animal cell, ठीक है। सो अब इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। प्लांट सेल में मुझे बता दो कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक बैरियर बनाएगा बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। यानी कि आप जब भी सेल का डायग्राम बनाते हो, अब आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे रटने की जरूरत नहीं है।
आप सेल का डायग्राम बनाओगे, आप एक बाउंड्री बनाते हो, आप न्यूक्लियस बनाते हो, आप राइबोसोम्स बनाओगे, गोल्जी बनाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे, वैक्यूल बनाओगे, बहुत कुछ बनाओगे। लेकिन सबसे पहले आपने क्या बनाई, ये बाउंड्री बनाई। ऐसा तो आप नहीं करते ना कि हाँ यहाँ न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल सब कुछ है, लेकिन बाउंड्री नहीं है। अब ये बताओ मुझे, ऐसा डायग्राम बनाते हो या ऐसा बनाते हो? यस ऑफ कोर्स ऐसा बनाते हो ना। दैट मीन कि यहाँ सेल में कैसी बाउंड्री होती है, ये जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। सो जो प्रोटोप्लाज्म है और जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली एक बाउंड्री होती है जो कि एक बैरियर बनाती है। सो उसी बैरियर का नाम यहाँ पर पूछा है। सिंपल सी बात है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो है, कई बार देखो प्लांट सेल में क्या होता है, और डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। पहले मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, जो पहली लेयर होती है, और दूसरी लेयर होती है सेल वॉल की, ठीक है। सो यहाँ ये ध्यान रखना, प्लांट सेल में एक एक्सटर्नल एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट्स की सपोर्ट के लिए, प्लांट के सेल की रिजिडिटी के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज सेल वॉल। लेकिन ये एनिमल्स में, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था एनिमल सेल, लेकिन ये एनिमल्स में जो है प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज calculate the formula unit mass of ZnCl2 nearest approximation। ZnCl2 का आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूनिट मास। यस, साइड दे दी मैंने आपको, जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे एंड आंसर बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है ZnCl2, यानी कि जिंक का आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ जिंक, देन क्लोरीन। एंड सभी ध्यान रखना, ये जो सेक्शन ए है, ट्राई करेंगे हम सेक्शन बी भी कर ले, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये तो रिकॉर्डेड है ही, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शंस होंगे हम ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम उनको लाइव क्लास में कवर करें, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि क्लास में जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी सो मैं साइड हो जाऊंगी, आपको क्वेश्चन रीड करना है और जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। सो उस चीज के लिए भी बिल्कुल तैयार रहे ना। सो आप पहले लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। सो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक का, देन क्लोरीन का। सो जिंक का एटॉमिक मास क्या होता है, 66, क्लोरीन का होता है 35.5। जिंक का क्या है, एक एटम है यानी कि 66 ही रखेंगे, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स हैं सॉरी, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास को। सो 35.5 इंटू 2 विल बी 70 एंड 66 प्लस 70 विल बी व्हाट, करेंगे 66 प्लस 76 एंड 30, 136, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 136। अब आपको यहाँ पर यही बताना है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो क्या होगी। अब आपको नियरेस्ट बताना था, सो आप बहुत ही आसानी से 137 यूनिट्स इस वाले ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रिपेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल द सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। बहुत सिंपल है, अगर हमें ह्यूमन चीक सेल पे मान लो एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ ना कुछ हमें सेल लेयर्स देखनी है, ये सारी चीजें करनी है, सो हम जो कलेक्शन करते हैं, जो सेल्स की कलेक्शन करते हैं वो कहाँ से करेंगे, आउटर साइड नो, आउटर साइड नो। सो इनर साइड है, इन दोनों ऑप्शंस को रीड करेंगे। इनर साइड ऑफ चीक विद अ टूथपिक, इनर साइड ऑफ चीक विद ब्लेड, ब्लेड के साथ करते हैं कभी नहीं ना। सो द आंसर इज विद टूथपिक, ऑप्शन नंबर बी। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर, और राइट लिख लेते हैं 10 न्यूटन जो वेट है वो कहाँ पर है, एयर में है, और जब वो फुली इमर्स कर दिया हमने वाटर में, तो जो वेट रहा वो रहा सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूटन, ठीक है, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। सो ये आपका एक फिजिक्स क्वेश्चन है। ऑलराइट, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो लिक्विड का वेट, अब मान लो कि 10 न्यूटन एयर में है,
और 8 न्यूटन जो है हो गया उसका वेट जब वो वाटर में गया, यानी कि इमर्ज कर दिया वाटर में। सो माइनस कर दो सिंपली, 10 - 8 = 2 न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस करा वाटर का जो वेट है, वो जो सिंपली आप बता सकते हो जो एयर में था और फिर जो वाटर में आकर डिस्प्लेस करा, जब वाटर में ऑब्जेक्ट ने कितना करा माइनस कर दो जो बचा हुआ वेट है उसको, बहुत सिंपल। 10th क्वेश्चन, Which of the following is the position time graph for a body at rest? अब ध्यान दो, यहां पूछा है बॉडी एट रेस्ट के लिए। अब ये तो आप एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, या फिर मान लो आपको ध्यान नहीं है, सो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा है बॉडी एट रेस्ट, यानी कि जो पोजीशन होगी वो, देखो इस केस में क्या होगा, पोजीशन जो है वो सेम रहेगी और जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं यहीं पर रेस्ट वाली कंडीशन में यहीं खड़ी हो जाऊं तो क्या टाइम चलना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं रेस्ट पे हो गई तो टाइम बंद हो जाएगा, नहीं, यानी कि टाइम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और मेरी पोजीशन यही रहेगी। सो डायरेक्टली आप देख सकते हो इस वाले ग्राफ में ऐसा हो रहा है जहां टाइम लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मान लो पोजीशन क्या है 50 मीटर। सो यहीं पर है, यहीं पर पूरे इंक्रीजिंग टाइम के साथ पोजीशन क्या है, सेम है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अब यहाँ एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का जिसमें 3.01 × 10⁻21 आयंस है, Ca पॉजिटिव 2 एंड CO3 2 नेगेटिव, यानी कि क्या है पॉजिटिव यानी कि केटायंस और नेगेटिव यानी कि एनायंस। ठीक है, सैंपल में कितने प्रेजेंट है, इतने जो है आयंस प्रेजेंट है, Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव के। अब आपको सैंपल का मास बताना है। ठीक है, सो सैंपल का मास बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होता है। ठीक है, सो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक के यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट का आप क्या करोगे, एटॉमिक मास को ऐड करोगे। ठीक है, तो हमें पता है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि देखो हमें क्या है एटम्स का मास ऐड करना है, सो एटम्स का मास होगा एटॉमिक मास, और अगर हमें मॉलिक्यूल पूरे मॉलिक्यूल का निकालना है दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली एटम्स का ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। सो मुझे पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखना है, फिर कार्बन का, फिर 3 × ऑक्सीजन का मुझे एटॉमिक मास लिखना होगा। सो कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 20, कार्बन का इज 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। सो 3 × 16 कर देंगे, यानी कि 20 + 12 32 + 16 3 = 48, दैट इज 100 ग्राम आ गया आपका आंसर। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हमें क्या है, इतने आयंस गिवन है। ठीक है, अब हमें इतने आयंस गिवन है। अब जितने हमें आयंस गिवन है, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने मोल्स के लिए आया है। दिस इज फॉर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, 100 ग्राम्स मास है। ऑलराइट, सो जब 1 मोल का इतना मास है और हमें लेकिन डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो हमारा आंसर है, यानी कि हमें जो है, क्योंकि ग्राम्स की फॉर्म में गिवन है, यानी कि कहीं ना कहीं आंसर जो है मॉलिक्यूलर मास को ही रिलेट कर रहा है, और वो आ गया हमारे फॉर्मूले से। क्या किया हमने, कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का। ठीक है, सो कैल्शियम का एटॉमिक, ओके, यहाँ आ गया एटॉमिक नंबर, यहाँ आएगा एटॉमिक मास। जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है ना, वो होता है 20 कैल्शियम का। ठीक है, लेकिन जो मास आएगा वो आपका 40 होगा, सो यहाँ हो जाएगा 52, और जब आप 52 में 48 ऐड करोगे तो ये देखो 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ जाएगा, थोड़ी करेक्शन थी, देख लेना। ऑलराइट, सो हमने मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया, देख के कि ऑप्शन ग्राम्स में है, लेकिन अब हम क्या करें, देखो यहाँ जो है नंबर की टर्म्स में बात करी गई है, नंबर ऑफ आयंस की टर्म्स में।
यानी कि अब हमें मोल्स का एक ऐसा रिलेशन बताना है जो कि मोल्स को और आपके नंबर ऑफ आयंस को, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल को रिलेट कर सके। सो वो होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। क्या है वो कि 1 मोल जो होंगे हमारे, 1 मोल, उसमें कितने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स वगैरह होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ हम आयंस की बात कर रहे हैं, सो आयंस लिख देंगे, ठीक है। सो इस 100 ग्राम को संभाल के रखो और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 मोल में 100 ग्राम्स। अब हमें गिवन कितने हैं, गिवन मास, ओके, गिवन नंबर अपॉन जो एवोगाड्रो नंबर है, ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो हमारा आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन आयंस का जो मास होगा, ठीक है। सो गिवन नंबर क्या है 3.01 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2। दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए आपके 1/2 इंटू में मॉलिक्यूलर मास क्या था 100। सो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 ग्राम्स, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 50 ग्राम्स, ठीक है। नाउ अब यहां अगर किसी को भी 11th क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ओके। नाउ दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। सेल्स एनक्लोजिंग द स्टोमा आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स। बहुत सिंपल है, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को एनक्लोज करके रखते हैं। कुछ इस तरीके की शेप होती है ना गार्ड सेल्स की, है ना, और यहाँ हमारा स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। अगर गार्ड सेल्स की ओपनिंग या क्लोजिंग जो है स्टोमेटल पोर की ओपनिंग या क्लोजिंग को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी। वायरसेस जो है कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाते लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब तक वो किसी लिविंग सेल में एंट्री नहीं ले ले। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ। अब आपको बताना है किस चीज की एब्सेंस की वजह से जो वायरसेस हैं लिविंग नेचर अपना नहीं दिखाते जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते। सो ऑप्शन सीड करते हैं। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन, ऑल राइट, इसको होल्ड पे रखेंगे। देन इज माइटोकॉन्ड्रिया, देन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की, सो हमारा जो वायरसेस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है, और न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए या फिर आरएनए, और प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकते। और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, सो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसा पूछा है कि एब्सेंस किस चीज की है जो कि वो लिविंग कैरेक्टर नहीं शो कर पाते। सो द आंसर इज मेम्ब्रेन, बिकॉज वायरसेस के पास एक मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है, डायरेक्टली जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन की कोटिंग हो सकती है, इसीलिए जो है वो लिविंग नेचर शो नहीं करते। अगेन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जहां आपको बताना है 360 ग्राम वाटर को इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल राइट, सो यहां आप देखो मोल्स की टर्म में जो है ऑप्शन में आंसर गिवन है, और मॉलिक्यूल्स के टर्म में, यानी कि हमारे जो फॉर्मूले यूज होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है। गिवन मास को मैं लिख लेती हूँ mg अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर जो है, ठीक है, नंबर लिख लेते हैं अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। सो ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो गिवन मास mg यानी कि गिवन मास, सो गिवन मास क्या है 360 ग्राम, ओके। सो 360 ग्राम से, एंड देन फर्स्ट में क्या गिवन है आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि क्या 2 मोल्स ऑफ वाटर में 360 ग्राम वाटर होगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम होते हैं। 1 मोल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स ले, सो ग्राम्स कितने होंगे, सिंपली 2H+O, दैट मीन 2 × 1 + 16 आ जाएगा आपका आंसर 18 ग्राम। यानी कि 1 मोल अगर वाटर होंगे मेरे पास, 1 मोल ऑफ वाटर, तो उसका जो ग्राम होगा, जो मास होगा, दैट इज 18 ग्राम।
अब मुझे बताना है क्या 2 मोल्स ऑफ वाटर 360 ग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। सो डायरेक्टली आपको 2 मोल्स का बताना है ना, सो 2 मोल्स के लिए आप इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका करेक्ट आंसर आया था 1 के लिए, यानी कि आप कर दो 2 इंटू 18 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 36 ग्राम। सो क्या 36 और 360 इक्वल है? सो द आंसर इज नो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है उसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो। सो ये और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 20 मोल्स ऑफ वाटर। सो 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम्स आए थे। अब 18 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 20 इंटू 18 कर दूंगी, सो आंसर आएगा 360 ग्राम, क्योंकि 18 टू 36 एंड 0 360 ग्राम। सो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और बी ये तो आपका सही है। अब हमें देखना है सी और डी में। ऑलराइट, अब ये चेक करो कि क्या, अब ये वाला फॉर्मूला, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, हमें ये वाला यूज करना है। गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर सी ऑप्शन में क्या है, यहां पर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर भी यही होता है। अब आपको पता है ना एवोगाड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि यहां तो डायरेक्टली कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स वगैरह मेंटेन नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज रॉन्ग। अब यहां पर मैं देखूं ये लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 1.2044 इंटू 10 की पावर 25। अब यहां 10 की पावर 25 है, तो मैं इसको 10 की पावर 23 में ही ट्रीट करूंगी, ठीक है। सो 10 की पावर 23 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, 120.44, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऑर्डर नंबर की, उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। 10 की पावर 23 और 23 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, यस जल्दी से बताओ, अब हमें यहाँ क्या है, यहाँ इस वाले फॉर्मूले से आएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को जब हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमें मास जो मिलेगा, अगर वो 360 के इक्वल होगा सो तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। सो यहाँ अगर हम कैंसिल करेंगे सो आएगा 6 2 और 0, यानी कि आंसर आ रहा है आपका 20 मोल्स। अगेन 20 मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 20, और 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 ग्राम। मैचिंग हो गई, यानी कि ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, यानी कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्या यूज किया हमने, ये वाले फॉर्मूले यूज करें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, एंड गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस है, जो भी है, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा निकालना था इस क्वेश्चन में, वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हर एक जो सिंगल एटम वगैरह है उनके एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नाउ जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी। ऑलराइट, अब यहां क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे गिवन क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। सो सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर में जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। सिंपली अब आप रिएक्शन यहां लिख सकते हो, Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बेसिस पे आपको मैचिंग करनी है, ठीक है, और अगर आप चाहो तो बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई आपकी रिएक्शन इक्वेशन, अब ये हो गई आपकी रिएक्शन इक्वेशन, और इसी के बेसिस पे आप क्या करो, जो भी आपको यहां स्टेटमेंट गिवन है उनको मैच करो, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज H2S इज फॉर्म्ड, सो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड में हमने H2S नहीं लिखा, दैट मीन दिस इज रॉन्ग। अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज फॉर्म्ड, ठीक है, एक गैस तो बनी है विच इज हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में हो सकता है बात कर रहे हो, कलरलेस और ऑर्डरलेस, यस हाइड्रोजन इज अ कलरलेस एंड अ ऑर्डरलेस गैस, ठीक है।
सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सो क्या बनी है, एक कलरलेस और एक ऑर्डरलेस गैस बनी है विच इज हाइड्रोजन, एंड सेकेंड इज अ ग्रीनिश सॉल्यूशन अपीयर्स, and the third is fourth is FES is formed। so directly देख सकते हो FES की तो फॉर्मेशन नहीं हुई है। सो आउट ऑफ विच आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बी और सी, क्योंकि आप देखो यहाँ सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। जनरली जो आपके आयरन कंपाउंड्स होते हैं आप देखोगे वो ग्रीनिश कलर के मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं। सो बी एंड सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मिल्क क्या प्रोवाइड नहीं करता, सो हमें पता है कि मिल्क में जो है ऑलमोस्ट सारे ही जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, सारी ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है, लेकिन आयरन और विटामिन सी जो है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, assertion is the bus travels 250 kilometer from Delhi to Jaipur towards the west। ऑलराइट, सो अब जो है आप एक ड्रॉ कर लो कि बस जो है दिल्ली से जयपुर गई टुवर्ड्स दी वेस्ट, यानी कि ये हो जाएंगी आपकी डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो बस ने क्या किया, 250 किलोमीटर इधर की तरफ ट्रेवल किया। ठीक है, एंड देन कम्स बैक टू दी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि लेट्स सपोज दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ ट्रेवल करके वापस हो गई, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन वापस यहीं पर पहुंच गई। ठीक है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। यस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट किसी भी जर्नी का सेम है दैट मीन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 हो जाएगी। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 0, यहां से चले यहां गए फिर यहां आए, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहीं रह जाते, शॉर्टेस्ट तो यही हुआ। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कभी भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन करोगे सो पहले आप क्या करो, असर्शन के स्टेटमेंट को चेक करो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन के स्टेटमेंट को चेक करो क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू आते हैं फिर आपको चलना है, अगर ये दोनों ट्रू आ गए सो असर्शन के बाद आप लगाओगे बिकॉज, और बिकॉज लगा के आप पढ़ोगे रीजन वाली स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट सही साउंड करती है दैट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, सो असर्शन तो ट्रू है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी बोथ वेज इज 0 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दो, यहां बात करी है एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की बात नहीं करी है। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां फॉर्मूले में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि हमें मेंशन करना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है और जितना भी टाइम टेकन है। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है इस गिवन सिचुएशन में, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगी 0 अपॉन में टाइम कितना भी हो, जो भी हो, आंसर तो 0 ही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये बताओ कि इस वाली जर्नी की जो है डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए है क्योंकि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है। क्या ये है ऑप्शन सही होगा ये बिकॉज लगा के? नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए था कि जो एवरेज वेलोसिटी है बस की वो 0 इसीलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन उल्टा कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए है क्योंकि ये वेलोसिटी 0 है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा इसीलिए है, डिस्प्लेसमेंट 0 इसीलिए है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी भी जर्नी के सेम होते हैं, सो उस जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज 0। सो यहां क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, then question number 18, the term vapor is used to represent the gaseous state of a substance that is otherwise liquid at room temperature। so यहाँ ये of course बिल्कुल सही है, यहाँ आपको दे रखी है वेपर की डेफिनेशन कि वेपर वर्ड को हम किस चीज से, मतलब किस चीज को हम वेपर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो टर्म वेपर है वो हमें क्या बताती है कि गैसियस स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की जो गैसियस स्टेट है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी जो कि रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं वो रूम टेम्परेचर पे होगी लिक्विड और वेपर की फॉर्म में हो जाएगी उसी सब्सटेंस की गैसियस स्टेट। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। It is proper to regard the gaseous state of ammonia as vapors।
सो क्या मैं अमोनिया की गैसियस स्टेट को वेपर कह सकती हूँ? सो द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हम कह सकते, क्योंकि ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट में क्या है, जो कि ओरिजिनली लिक्विड हो अपने रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता। दैट मीन रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। सो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। समझ आया फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है उस पर अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलराइट, now 19th question. Epidermal cells on the aerial parts of the plants often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. Yes, क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल बोलते हैं ना। क्या कहा कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मान लो कि ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स है। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, एरियल प्लांट्स में एक वैक्सी सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैक्सी कोटिंग जो है वो हेल्प करती है कि ज़्यादा वाटर की इवेपोरेशन ना हो, यानी कि ट्रांसपिरेशन ना हो, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ जो है प्रोटेक्शन मिल जाए, और जो है ज़्यादा सनलाइट जो है, मान लो कि लीफ है, लीफ पे डायरेक्ट सनलाइट अगर पड़ रही है सो लीफ की सरफेस पे ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। सो मेनली जो है ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, ओके, सो रीजन वाली स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंगाई। सो यहाँ पर रीजन वाली स्टेटमेंट में वही रीजन गिवन है जो कि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जो क्यूटिकल है वो प्रेजेंट क्यों होता है प्लांट्स की सरफेस पे, लीव वाली सरफेस पे, सो दैट ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके। एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, कुछ अमाउंट ऑफ जो है प्रोटेक्शन मिल जाए प्लांट्स को, यानी कि रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है। और अगर मैं यहां पर बिकॉज लगा दूं, सो बिकॉज लगाने के बाद भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है सेइंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम ऑर्बिट विल लूज और गेन एनर्जी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। अगर मैं बात करूंगी किसी भी सेम ऑर्बिट में, लेट्स सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ हमारे शेल्स है, सो अगर मैं बात करूँ यहीं पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, सो क्या ये एनर्जी को लूज करते रहेंगे? कभी एनर्जी लूज कर रहे हैं, कभी एनर्जी गेन कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? सो द आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से, मान लो एक के शेल है, के शेल से एल शेल में जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप कह सकते हो कि गेन करते हैं जब भी, अगर के हमारा के शेल क्या है, ये वाला शेल के शेल है एंड दिस शेल इज एल शेल। अगर इलेक्ट्रॉन को इस शेल से इस शेल में जाना है, जब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस होंगे, अदरवाइज कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस नहीं होंगे। अगर ऐसे ही इसी शेल में रोटेशन वगैरह अगर इलेक्ट्रॉन को करनी है, ठीक है, यानी कि हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। On jumping from higher to lower energy level, the electron will gain energy. Higher से lower energy lower. On jumping from higher to lower energy level, यानी कि high energy level, अगर मैं बात करूं कि कहीं के भी हायर एनर्जी लेवल है और लो एनर्जी लेवल है, अगर मुझे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाना है, यानी कि ऑफ कोर्स सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज करनी पड़ेगी, जो हाई एनर्जी लेवल में ज़्यादा है लेकिन लो में कम है, ठीक है, समझ आया? यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहाँ एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से अगर मैं कम वाली में जाऊँगी तो मुझे क्या है, एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज करनी पड़ेगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन, क्योंकि रॉन्ग है। अगर वो सेम ऑर्बिट में मूव करते हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, सो द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सेक्शन बी भी हम कर लेते हैं अभी ही कवर। First question is saying a ball is dropped from a height of 10 meter. So height is given to you as 10 meter.
if the energy of the ball reduces by 40%, अगर जब बॉल ने ग्राउंड को स्ट्राइक करा उसके बाद जो है 40% एनर्जी, जो बॉल की 40% एनर्जी थी, अगर वो कम हो गई, अब जैसे ही ग्राउंड को बॉल स्ट्राइक करेगी वेलोसिटी कम हो जाती है ना। अगर हम बॉल फेंक रहे हैं, बहुत दूर फेंके, बहुत तेज वेलोसिटी से, यानी कि ज़्यादा स्पीड से, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि जो है वो सरफेस को स्ट्राइक करेगी, अपनी एनर्जी को लूज कर देगी। दैट इज वाई कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी में भी चेंजेस आते हैं। समझ आया? ठीक है। हाउ हाई कैन द बॉल बाउंस बैक? आपको क्या है, जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ऑलराइट, देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर बेसिकली हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब आपको जो है ये देखिए, ओके, सो हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज mgh। अब हमें वो यूज क्यों करना है? बहुत सारे बच्चों का तो क्वेश्चन ये ही होता है कि हमें जो इतने सारे फॉर्मूले गिवन है उनमें से हम ये यूज करें, कौन सा करें? सिंपल सी बात है, जो पूछा है और जो गिवन है वो चेक करो कौन से फॉर्मूले में है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो गिवन लिख लिया करो, और एक जो आपको करना है टू फाइंड करना है ना, वो भी लिख लिया करो। इससे क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें गिवन है, ये मुझे निकालना है, और ये तो उस वाले फॉर्मूले में बैठ रहा है ना। सो डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सिंपली यहाँ पर आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, यानी कि mgh। क्योंकि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, सो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और कोई मूविंग सब्सटेंस होती है, सो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। सो हम लेट कर लेते हैं बॉल का मास टू बी m, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉल एट हाइट h। अब हमारी जो बॉल है, ठीक है, ये क्या है, बॉल है। अब बॉल जो है वो पर्टिकुलर हाइट पे पहुंची हुई है, ठीक है, अब बॉल जो है वो पर्टिकुलर हाइट पे है, सो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी mgh। mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हमने लेट किया है मास ऑफ बॉल टू बी m, सो m। g हमें गिवन था क्वेश्चन में 10 लेना है, सो 10, और हाइट भी गिवन है 10, यानी कि क्या आ जाएगा, 100m। 100m क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, एंड यूनिट क्या होती है एनर्जी की, दैट इज जूल्स। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 mj, j मीन्स जूल्स। अब हमें एक जो है ये कंडीशन गिवन है कि जो एनर्जी है बॉल की वो रिड्यूस हो गई कितने से, 40% से। ठीक है, यानी कि 40% जो है बॉल की एनर्जी कम हो गई, यानी कि रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, सिंपली 100 होती है टोटल, 40 क्या है, कम हो गई, यानी कि कितनी बची, 60% बच गई। ठीक है, सो देन द रिमेनिंग एनर्जी इज 60 mj, यानी कि m जूल्स। अब हमें लेट करना है कि h डैश जो है वो हाइट है, जो कि बॉल बाउंस बैक। अब जैसे ही बॉल स्ट्राइक करेगी, अब पूरी हाइट लेकर आई, वापस गई और स्ट्राइक कर गई सरफेस से, अब तो वो इतनी हाइट पे नहीं जा सकती, यानी कि कुछ कम हाइट पे जाएगी। अब लेट कर लेते हैं इस हाइट को h डैश, क्योंकि हमने इसको लेट किया था टू बी h। ठीक है, सो हम जब इसको लेट करेंगे, सो रिमेनिंग एनर्जी कितनी आ गया, mgh डैश। ठीक है, एनर्जी तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना, लेकिन h को हम h डैश रख देंगे। ठीक है, सो यही फॉर्मूला रहेगा। सो यहाँ पर रिमेनिंग एनर्जी जो है इसके इक्वल है, और हमें पता है रिमेनिंग एनर्जी कितनी है, 40% एनर्जी तो लूज हो गई थी, बची कितनी थी, 60%, यानी कि 60 और आ जाएगा हमारा m। सो 60m इज इक्वल्स टू m इंटू 10 इंटू h डैश। अब हमें जो नई हाइट है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, सो बस अब आप क्या कर दोगे, 60m इज इक्वल्स टू m, जो हमारा मास है, जो हमने लेट किया है, मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, इंटू 10 इंटू h डैश। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो m, इसको रख देते हैं हम 10 mh डैश के इक्वल, m से m कैंसिल हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
10 एच डैश के इक्वल 60/10 करेंगे तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 6, यानी कि एच डैश क्या है 6 मीटर, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल जो अटेन कर सकती है दैट इज 6 मीटर। अगर वो बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी और उसके बाद अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम हाइट क्या है 6 मीटर। समझ आया कैसे निकाला हमने? यूज करा पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। सॉरी, नाउ द क्वेश्चन इज गिव रीजन। अगेन मैंने आपको जितने भी चैप्टर वगैरह बताए थे मैंने बताया था कि जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, सर्च एंड रीजन क्वेश्चन होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पूछा गया है कि जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो सी में मतलब जो समुद्र होता है वहां पे आइसबर्ग्स होते हैं, वो जो फ्लोट करते हैं वो शिप के लिए डेंजरस क्यों होते हैं, इसका आपको रीजन देना है। सुना होगा आपने कि जितने भी आइसबर्ग जो है वो समुद्र में तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं शिप्स के लिए। ऐसा इसीलिए होता है कि जितनी हाइट हमें उसकी दिख रही होती है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा डीपली वो सी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। सो ये बात बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ गिव रीजन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट, देख लेते हैं। It is found that an iceberg floats in sea water with 90% of its volume below water and 10% of its volume above sea water। यानी कि जितनी हम देख पाते ना, जितना हम वॉल्यूम देख पाते हैं सी वाटर में आइसबर्ग का, दैट इज ओनली 10%, लेकिन उससे भी ज्यादा तो 90% वो डीप यानी कि गहराई में प्रेजेंट होता है आइसबर्ग समुद्र में। सो जैसे ही अब ये डेंजरस क्यों होते हैं शिपिंग के लिए, क्योंकि जैसे ही अब शिप उसके पास अप्रोच करेगी, उस आइसबर्ग के पास ही सोच के तो छोटा सा ये, लेकिन वो इतना ज्यादा होता है अंडर वाटर। सो आइस के साथ जो है शिप बहुत ही ज्यादा हिट कर सकती है और डूब सकती है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 22nd क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछता है हमसे कि आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट दिस? अब आप इसको आसानी से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। आई होप आई थिंक कि आपके चैप्टर नंबर 1 का है क्वेश्चन, है ना। सो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। एक्टिविटी गिवन थी आपको, क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो कि वाटर आप ले सकते हो एक ग्लास और उसमें कुछ आइस वगैरह डाल सकते हो, और उससे क्या होगा कि आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे कि बीकर में या फिर ग्लास जो भी आपने लिया है उसकी सराउंडिंग में जो बाहर की तरफ आप सरफेस देखोगे वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। थॉरली ड्राई अ ग्लास बीकर एंड टेक सम क्रश्ड आइस इन इट। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ आइस डालनी है, आपको कुछ क्रश्ड आइस डालनी है। उससे क्या होगा, जब आप आइस वगैरह डाल दोगे इसके अंदर, सो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी आप ऑब्जर्व करोगे इस तरीके से सरफेस पे छोटी छोटी बहुत सारी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ देखने को मिलेंगी ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। इट इज बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। अब ये क्यों हुआ? सिंपली जो एयर में हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो आए और वो अंदर का टेम्परेचर कैसा था, कोल्ड था ना, ठंडा था ना अंदर का टेम्परेचर। ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैसियस स्टेट जो है वो वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये होती है कंडेंसेशन। सो वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए जब वो कांटेक्ट में आए विद द ग्लास सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो, और ये टेम्परेचर लो था बिकॉज ऑफ द आइस प्रेजेंट इन द ग्लास बीकर। ठीक है, सो ये सिंपली आपको एक्टिविटी करके दिखानी है और आपको सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, एक वेव है जो कि मूव कर रही है एयर में विद अ वेलोसिटी इज गिवन टू यू 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, इट्स फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, यानी कि वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, v इज इक्वल टू दिस, न्यू इज इक्वल टू 512 हर्ट्ज। आपको क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ, यस sorry, wavelength is not equals to velocity into frequency, velocity is equals to lambda into frequency। ठीक है, यानी कि velocity जो है वो इक्वल होती है wavelength के into में frequency के।
ठीक है। सो वेलोसिटी हमें यहाँ पर क्या गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वेवलेंथ हमें क्या गिवन है वो हमें निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 512 हर्ट्ज। सिंपली अब आप वेवलेंथ यहाँ से निकालोगे, सो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है 340, देखो 340 है ना, 340 अपॉन 512 कर दोगे और आपकी यहाँ से आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। सो आप इसको डिवाइड कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा क्या 0.66 मीटर, ठीक है। अब ये देखो ध्यान रखना मीटर में, अब क्योंकि वेव और लेंथ, ठीक है, यानी कि वेव की क्या है लेंथ है और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। सो हमेशा लैम्डा की जो भी आप यूनिट डालोगे दैट शुड बी इन एसआई यूनिट, दैट इज मीटर, 0.66 मीटर, ठीक है। अब यहाँ की एप्लीकेशन क्या है, यहाँ फॉर्मूले की ये रही एप्लीकेशन, v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है तो आप कर सकते हो वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप कर सकते हो वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं मैटर के पार्टिकल्स के, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे मतलब बीच बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनकी वजह से वो स्टेबल रह पाते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर एज, ठीक है। अब आपको जो है मैटर के पार्टिकल, अब जैसे मान लो मैं लिक्विड स्टेट की बात करूँ, तो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, है ना, यानी कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, पहला पॉइंट आप ये ही मेंशन कर सकते हो। सेकेंड जो है पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, हम उनको नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप वगैरह हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, बहुत ही छोटे होते हैं। The particles have empty or vacant spaces in them known as interparticle spaces। ये देखो empty vacant spaces दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ लिक्विड में ही नहीं सॉलिड्स में भी होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होते हैं। सो इनके बीच में जो है पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते, ये हमेशा जो है मोशन स्टेट में रहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ वाइब्रेशंस वगैरह होती रहती हैं, जो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स में हमेशा रहती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इन पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सब्सटेंस है कोई मैटर है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रहेगा वो पर्टिकुलर मैटर सब्सटेंस, ठीक है। अब मान लो कि ये है एक पार्टिकल, ये है एक पार्टिकल, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है बढ़िया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि इनके बीच में स्पेस कम होगा, जो कि हमें देखने को मिलता है सॉलिड्स के केस में। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है, लेट्स सपोज इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। अगर मैं गैसेस की बात करूँ सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है गैसेस में। सो गैसेस को हम बना सकते हैं लाइक दिस, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। पार्टिकल्स के बीच का फोर्स इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस। The motion of particles increases with rise in temperature due to increasing kinetic energy। सिंपल हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन हो रही है, मोशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्ट है एक जिसका मास है 1 kg, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अब यहाँ ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब लिखते रहा करो साथ साथ जो भी चीजें गिवन है, ठीक है। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, यानी कि इसको हम V1 M1 ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक के लिए हम यूज करेंगे V2। सो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी है 0 और जो है उसका मास हमें गिवन है M2 इज इक्वल टू 5 kg।
then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. यहाँ आपको दोनों का mv गिवन है, आपको क्या है मोमेंटम निकालना है, p इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बस आपको कॉलिजन, यहाँ क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है, कॉलिजन से पहले का आपको मोमेंटम निकालना है और जो है कंबाइंड सेटअप की आपको वेलोसिटी भी निकालनी है। समझ आया? ऑल राइट, सो हमें जो जो चीज़ें गिवन थी हम पहले वो लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, देन हमें क्या है, मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन निकालना है। सो लिखेंगे मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन। और कभी भी कॉलिजन होता है, हमें पता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि वो क्या है, कोलाइड हुई हैं, यानी कि जो मोमेंटम होगा वो दोनों का ऐड होता है। सो m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ जो है देखो, अब बिफोर कॉलिजन है, अब अगर हम देखो बिफोर कोलिजन की बात करेंगे, सो बिफोर में हम यहाँ यूज करेंगे u का, और आफ्टर की बात करेंगे सो हम यूज करेंगे v का। और हमेशा देखो मोमेंटम आफ्टर देखो यहाँ हमने जो वेलोसिटी ली वो v ली ना, और यहाँ जो हमने वेलोसिटी ली वो है u से। सो इसका ध्यान हमेशा रखना, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ होता है वो कहता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी कि जो मोमेंटम होगा, p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम, जो बिफोर कॉलिजन है दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। समझ आया? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हमेशा इक्वल होते हैं। सो इस चीज़ की भी एप्लीकेशन है आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, सो मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलिजन कैसे निकालेंगे, इससे, क्योंकि ये क्या है, बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन हम निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से। सिंपली वैल्यू पुट करो m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ तो डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, यानी कि पूरा ही जीरो हो जाएगा, 1 × 10 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, मास की kg, और हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड फॉर मोमेंटम। समझ आया यूनिट कैसे आई? सो सिंपली हमने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो यूनिट क्या हो जाएगी, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है मास निकालना है आफ्टर कोलिजन कंबाइंड। सो मास क्या करेंगे, जब हमें कंबाइंड निकालना है सो m1 और m2 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक का मास कितना गिवन है, 1 kg, एक का मास है 5 kg, दोनों को ऐड करो आ गया 6 kg। ठीक है, अब लेट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, अब हमेशा जो बाद वाली है उसको v से रिप्रेजेंट करोगे। सो वेलोसिटी ये हो जाएगी, मास ये हो जाएगा, सो मोमेंटम क्या होता है, m × v। ठीक है, यानी कि मास क्या है 6 kg इंटू में वेलोसिटी हमने मानी है v, यानी कि 6v आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, जो क्या स्टेट करता है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। समझ आया? यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी कि ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन हमारा आया था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को हम इक्वल स्टेट कर देंगे और हमारी जो है वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 10/6 इज इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए आपको पता होना चाहिए था दैट p इज इक्वल्स टू mv, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस क्वेश्चन के लिए बस यही दो चीजें पता होनी जरूरी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने और वाले पार्ट पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक और वाला पार्ट गिवन है, और अगर ये फाइनल एग्जाम में इस तरीके से आता है, यानी कि या आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये वाला। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच हैज मोर इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया किस में होगा, एक रबर बॉल में या फिर एक स्टोन ऑफ द सेम साइज, यानी कि साइज सेम है, एक स्टोन में या फिर एक रबर बॉल में ज्यादा इनर्शिया होगा। देन अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन एंड अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, इनर्शिया जो है
वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मास। अब आपको ये पता चल गया, आप डायरेक्टली बता सकते हो सभी का आंसर। यस, बहुत सिंपल हो गया। आप रबर बॉल और स्टोन में सेम साइज है, लेकिन मास किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। ठीक है। बाइसाइकिल और ट्रेन, बहुत सिंपल, ट्रेन का। 5 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको यहां पता होना चाहिए दैट इनर्शिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो है कुछ ऐसी फॉर्मूलेज हैं, ट्रिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ दे रही हूं, सो दैट जो है आप इनको याद कर लो, आपको पता चल जाए कि इन फॉर्मूलेज को, इनको यूज कैसे करना है हमें। ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का 63.5 यूनिट्स। ठीक है। इट एग्जिस्ट एज 2 आइसोटॉप्स, एक ये आइसोटोप है, एक ये आइसोटोप है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच प्रेजेंट इन इट। अब देखो, एलिमेंट कोई भी अगर मैं x की बात करूं, सो ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे a, नीचे हम रिप्रेजेंट करते हैं z। a मीन्स एटॉमिक नंबर, z मीन्स a मीन्स एटॉमिक मास, और z का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। सो हम इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, क्योंकि हमने यहां 2 आइसोटोप की बात करी है कॉपर के, सो कॉपर के जो 2 आइसोटोप होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आइसोटोप क्या होता है। सो बेसिकली आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, लेकिन जो है नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, नॉट होते रहते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। एक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होने की वजह से एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। अगर एटॉमिक नंबर इक्वल है 2 एलिमेंट्स का, लेकिन एटॉमिक मास अलग है, सो हम उनको कहेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है। सो ये है कॉपर के 2 आइसोटोप। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें क्या है? रिलेटिव मास गिवन है, और कॉपर के 2 आइसोटोप का जो है हमें एटॉमिक मास भी गिवन है। ठीक है। हम यहां से निकाल सकते हैं ना, ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, सो यहाँ 63 और यहाँ 65 क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब हमें जो है हर एक में जो भी परसेंटेज में प्रेजेंट है ये दोनों आइसोटॉप्स नेचर में, वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारे पास जितने भी, मान लो कि हम कॉपर की ही बात करें, कॉपर का यहां पर है A और यहां पर ले लो A1। ठीक है। या फिर आप ले लो यही 63 गिवन था आपको, और गिवन था क्या? 65। ठीक है। इस तरीके से चेक कर लेते हैं एक बार क्या गिवन है हमें। 63 और 65 ही गिवन है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक गिवन है 63 और एक गिवन है 65। सो हमें क्या करना है यहाँ पर? 63 और 65 क्या है? ये एक कॉपर है और ये एक कॉपर का एलिमेंट है, और ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स है। और हमें गिवन है कि कॉपर का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट है 63.5 U, क्योंकि एक जो है एक 63 ग्राम्स का है, एक 65 का है। सो हमने क्या किया? हमने इसका एवरेज ले लिया डिपेंडिंग ऑन कि कितनी परसेंटेज में नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है। सो हमें ये चीज फाइनल वाले गिवन है, इसी के बेसिस पे हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है। सो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर आप एक को सपोज करोगे x और एक को सपोज करोगे 100 - x। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर आप एक को सपोज करोगे x और दूसरे को सपोज करोगे y, तो ये इक्वेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में x और y इस तरीके से कभी भी सॉल्व मत करना। ठीक है। एक को सपोज कर लो x और दूसरे को सपोज कर लो 100 - x। उससे क्या होगा? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, सो परसेंटेज का टोटल क्या है? टोटल तो हमेशा 100 है। टोटल क्या है? हमेशा 100 है। अगर हमें टोटल क्या पता है और उसमें 2 चीजें इंक्लूडेड है,
एक का मुझे पता लग गया, सो दूसरा क्या होगा, सिंपल 100 माइनस एक्स। समझ आया? सो यही हमें यहाँ पर यूज करना है और हमें यूज करना है फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है वही आप यहाँ पर यूज कर लोगे। सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो एक की परसेंटेज मान लो x, दूसरे की मान लो 100 माइनस एक्स। अब 100 माइनस एक्स क्यों माना वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप अब आप कभी भी x और y लेके सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, अब जो एक आइसोटोप है ना, अब जैसे कॉपर 63 है, सो इसका जो एटॉमिक मास होगा इनटू में इसकी अबंडेंस, ऐसे करते हैं, एटॉमिक मास इनटू में उसकी अबंडेंस प्लस में दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास इनटू में उसकी अबंडेंस। अब यहाँ पर हमने ली है 100 माइनस एक्स। ठीक है, सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 63x अपॉन 100 प्लस 65 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या है, अबंडेंस है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। गिवन क्या है, ये है इक्वल टू 63.5। सो बस आप करोगे क्या, 63x प्लस में 6500 माइनस में 65x अपॉन में लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 63.5। अब क्या करो, इस 100 को उधर मल्टीप्लाई करने के लिए ले जाओ। ठीक है, सो 63.5 में जब 100 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी सो दिस विल बी 650। ठीक है, और 63x में से माइनस कर दोगे 65x तो आ जाएगा -2x। ठीक है, और -2x को अगर मैं उधर भेज दूँ, सॉरी यहाँ रहेगा -2x, और अगर मैं 650 को इधर ले आऊँ और -2x को उधर भेज दूँ सो दिस विल बी -650 एंड प्लस हो जाएगा, यानी कि 6500 माइनस 6350 आपको यहां पर करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू +2x, प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा। ठीक है, और इससे जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 150 आपका आंसर आया। ठीक है, 150। अब इसको 150 इक्वल रखो आप 2x के, 150 इक्वल रखो 2x के। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 150 अपॉन 2 के। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, सो 75 आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आपने x माना था किसको, जिसका एटॉमिक मास है 63, और 100 माइनस x माना था जिसका एटॉमिक मास है 65। यानी कि अब क्या करोगे, इसके लिए आप कर दोगे 100 माइनस 75 विच विल बी इक्वल्स टू 25। यानी कि इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज है कितनी, 25, और इस वाले आइसोटोप की परसेंटेज है 75%। समझ आया? सभी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ जो हमने ये कैलकुलेशन करी है और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा ध्यान रखना, यही एक मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमारा सेक्शन ए और बी हो जाता है कंप्लीट, और सेक्शन सी को हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो चुकी है, और अगर कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।